नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है उस जननायक की जिसके व्यक्तित्व के ऊपर आज दो पार्टियां चल रही हैं। हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है उनको। एक पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल लोकदल और दूसरी है जननायक जनता पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ तक कैसे आई, जननायक जनता पार्टी किस तरीके से बनी, कैसे इतिहास में कैसे ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई कि एक ही परिवार में दो पार्टियों का गठन राजनेताओं को करना पड़ा, तो ऐसा क्या हुआ कि इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। चौधरी देवीलाल, क्या होता था कि चौधरी देवीलाल उस इंटरवल के आदमी हैं जिन्होंने आजादी से पहले का भी समय देखा है और आजादी के बाद का भी समय देखा है। ऐसे बहुत सारे, बहुत कम आदमी होंगे जिनका व्यक्तित्व इतना परिचित व्यक्तित्व होगा जो आजादी से पहले भी रहे हों और आजादी के बाद भी रहे हों और उनका व्यक्तित्व एज ए स्वतंत्रता सेनानी रहा हो। तो इस चौधरी देवीलाल जी का भी व्यक्तित्व पूरा स्वतंत्रता सेनानी की तरह ही रहा था। वो पूरे स्वतंत्रता सेनानी था, इसलिए उन्होंने जननायक कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो पूरी कहानी में अभी आपको बताऊंगा। अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मेरा मानना है कि मैं कम से कम 1-1.5 घंटे या 1.5 घंटे से ऊपर भी चौधरी देवीलाल जी के ऊपर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च करी है, जितना उनके बारे में पढ़ा है, मेरे को जो भी अच्छा व्यक्तित्व लगता है मैं उसकी एक एक चीज निकाल के पढ़ लेता हूँ। तो जितनी नॉलेज मैंने आज तक गेन करी है चौधरी देवीलाल जी के बारे में, वो पूरी की पूरी नॉलेज मैं आपको बताऊंगा। ये हरियाणा जीके के पॉइंट व्यू के तरफ से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी 2 बार तो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और वो उसके अंदर में उप प्रधानमंत्री भी रहे। उप प्रधानमंत्री का पद वैसे तो संविधान के अंदर है नहीं, लेकिन कई बार जो दावेदार होते हैं, दावेदारों को ध्यान में रखते हुए उप प्रधानमंत्री का पद किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो 2 बार वो उप प्रधानमंत्री रहे, 2 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और उनके पुत्र थे जो ओम प्रकाश चौटाला जी, वो कैसे सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो मैं पूरी की पूरी 1914 से आपको लेके चलूंगा। 2025 आज तारीख है 26 अक्टूबर 2025। 26 अक्टूबर 2025 तक मैं आपको लेके आऊंगा। क्या हुआ कि तेजा खेड़ा, हम चौटाला गांव सुनते हैं कि वैसे तो कई आदमियों को ये भी नहीं पता होगा कि चौटाला एक गांव का नाम है। वो मानते होंगे कि चौटाला एक गोत्र है, जाटों का गोत्र है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी हों, चाहे चाहे अभय चौटाला जी हों, चाहे अजय चौटाला जी हों, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हों, उनको जाटों के नेताओं के तौर पर देखा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चौटाला एक गांव है, सिरसा जिले का, डबवाली और सांगरिया के बीच में गांव पड़ता है। सांगरिया क्या है? सांगरिया हनुमानगढ़ जिले की एक तहसील है, डबवाली सिरसा जिले की एक तहसील है। इसके बीच में एक चौटाला गांव पड़ता है और चौटाला गांव बॉर्डर है हनुमानगढ़ जिले का और हरियाणा के सिरसा जिले का बॉर्डर पड़ता है। और बॉर्डर के ऊपर ही चौटाला गांव पड़ता है और चौटाला गांव के साइड में ही एक तेजा खेड़ा गांव पड़ता है। उसका भी जिला सिरसा जिला है। तेजा खेड़ा गांव क्यों पड़ा कि जो चौधरी देवीलाल जी थे, उनके दादा परदादा जी का नाम तेजाराम जी था। वो क्या था, बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर पड़ता है, उसके रहने वाले थे। वो पूरे परिवार समेत तेजाखेड़ा गांव में आ गए थे, तो उसी के नाम पर तेजाखेड़ा गांव का नाम रखा गया था। तो तेजाखेड़ा गांव से क्या हुआ कि 1914, 25 सितंबर 1914, अभी पीछे डेट गई है, और उन्हीं उन्हीं का जयंती समारोह ये इंडियन नेशनल लोकदल बनाता है और जननायक जनता पार्टी भी बनाती है। 25 सितंबर 1914 को इस महान नायक का जन्म हुआ था। महान क्यों है, इसकी पूरी कहानी मैं बताऊंगा। बस एक कहानी के चलते इनको कोसा जाता है कि उस महम कांड के चलते इनकी थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। वो महम कांड भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि महम कांड में हुआ क्या था। तो एक धब्बा था एक प्रकार से इनके राजनीतिक करियर के ऊपर महम कांड। जैसे इंदिरा गांधी के करियर के ऊपर इमरजेंसी एक धब्बा बन गई है, ऐसे ही चौधरी देवीलाल जी के करियर के ऊपर एक महम कांड पूरा एक धब्बा था। तो क्या होता है कि 25 सितंबर 1914 को तेजाखेड़ा सिरसा में इनका जन्म होता है
और ये 5 साल के थे ही तभी इनका जो परिवार है वो हरियाणा के सिरसा जिले के चौटाला गांव के अंदर शिफ्ट हो गया था। तो शिफ्ट होने के बाद वो मैंने आपको पूरी कहानी बताई ही कि उनके परदादा जी तेजाराम जी वहां आए थे, इसलिए उनका गांव का नाम तेजाखेड़ा पड़ा था। लेकिन वो बाद में 1919 के अंदर चौटाला गांव के अंदर शिफ्ट हो गए थे। इनके पिता का नाम लेखराम जी था, लेखराम सिहाग। क्या है कि मैन जो चौटाला तो गांव का नाम है, मैन जो इनका गोत्र है वो है सिहाग गोत्र। तो सिहाग गोत्र से बिलोंग करते हैं। तो इनके जो पिता का नाम था, देवीलाल जी के पिता का नाम था लेखराम सिहाग जी। वो 687 एकड़ जमीन के मालिक माने जाते थे, कि बहुत ही दमदार जमींदार थे। 687 एकड़ के मालिक थे। तो 1919 में क्या हुआ कि चौटाला में वो स्थानांतरित हो गए 5 साल की उम्र में, जब चौधरी देवीलाल जी की उम्र 5 साल थी। तो उनकी शिक्षा कुछ ज्यादा हुई नहीं, मिडिल स्कूल तक ही पढ़ाई करी उन्होंने। 10वीं के बाद जब क्या था कि वो सुभाष चंद्र बोस जी से भी थोड़े से इंस्पायर थे, महात्मा गांधी जी से भी इंस्पायर थे, भगत सिंह से भी इंस्पायर थे, और लाला लाजपत राय जी से भी इंस्पायर थे। वो पूरा का पूरा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने में पूरा योगदान दिया था, उनसे वो पूरे के पूरे इंस्पायर थे। 16 साल की उम्र में क्या करा उन्होंने, जो साइमन कमीशन आया था एक, वो साइमन कमीशन का विरोध में एक लाहौर के अंदर पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। तो वो लाला लाजपत राय जी के साथ उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। वो आपको पता है कि राष्ट्र खेल हमारा कुश्ती है हरियाणा का, तो कुश्ती भी उन्होंने खेली है। उन्होंने बादल, पंजाब का एक एरिया पड़ता है बादल के अखाड़े में कुश्ती का प्रशिक्षण भी उन्होंने दिया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। अर्की देवी उनकी पत्नी का नाम था। बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। उनके 4 पुत्र थे। अब आप 2 ही पुत्रों के बारे में पढ़ते हो, ओम प्रकाश चौटाला जी और रणजीत चौटाला जी। लेकिन उनके 2 पुत्र और हैं। प्रताप, सबसे बड़े तो ओम प्रकाश चौटाला जी ही हैं, और प्रताप सिंह जी थे दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर के ये रणजीत चौटाला जी हैं, और चौथे नंबर के थे एक जगदीश सिंह जी। जगदीश सिंह जी का कम उम्र में निधन हो गया था। उनकी शादी के बाद उनकी एक शांति देवी नाम से ही पुत्री थी, तो ज्यादा उनकी वंश चल नहीं पाई। मैन जो वंश चलेगी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ही चलेगी। और रणजीत चौटाला जी का भी थोड़ा थोड़ा जिक्र इस कहानी के अंदर आपको मिलेगा। आपको ये पूरा रुक के आप ये पूरी की पूरी आप कहानी सुनोगे ना 2-4 बार, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ये आपने प्यासा कोई की कहानी सुनी है, बहुत सारी छोटी मोटी कहानी सुनी है ना, इस तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इतिहास की। ये सबसे आप क्या मानते हो कि जो हरियाणा और पंजाब के किसान आज समृद्ध हैं, उनकी हालत पर आपको दया आएगी ये कहानी सुन के, कि किस तरीके की हालत हुआ करती थी पंजाब के किसानों की भी उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। अंग्रेजों के बाद कैसे कैसे किसानों की स्थिति में सुधार आया, और उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था देवीलाल जी का। तो क्या हुआ, बस पूरे राजनीतिक करियर के अंदर बस एक बैठा ली थी कि किसानों की मेरे को दशा सुधारनी है। किसानों को वो बिल्कुल नजदीकी से देखते थे। लाहौर के कांग्रेस सत्तर में भी उन्होंने भाग लिए कई बार। कांग्रेस का वो क्या हुआ, कांग्रेस के वो नेता रहे पूरे पूरे। कांग्रेस, लाहौर के कांग्रेस सत्तर में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को भी अपनाया था। जैसे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंदर है ना, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, तो उसका वो पूरे समर्थक थे, उन्होंने अपनाया भी था पूरा का पूरा। 10वीं की में पढ़ाई छोड़ने के बाद वो कांग्रेस पार्टी से पूरे आकर्षित थे। कांग्रेस पार्टी, आज आप देखते हो कि ये जो दोनों पार्टियां हैं कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ती हैं, लेकिन एक समय था जब चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस पार्टी के फुल सपोर्टर माने जाते थे। आजादी से पहले का जब समय था, तो 1930 में क्या होता था कि चौधरी देवीलाल जी ने उस टाइम पे 25 रुपए में नमक की पुड़िया खरीदी थी। तो अंग्रेजों का इतना कठोर कानून था। तो जब गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा निकाली और नमक कानून तोड़ा, तो उसके वो पूरे प्रशंसक रहे हैं। वैसे उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने एरिया के अंदर कालवाला मोर्चा के तहत नमक कानून तोड़ दिया था।
हिसार के कांग्रेस कार्यालय से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष का कठोर कारावास उनको हिसार की जेल के अंदर ही दिया गया। और बाद में उन्होंने उनको क्या है कि लाहौर के अंदर उनको स्थानांतरित कर दिया, हिसार की जेल से निकाल के उनको लाहौर में भेज दिया। तो लाहौर में भेजने के बाद क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो उस टाइम पे जिन आदमियों को गिरफ्तार किया गया था नमक कानून तोड़ने के उसमें, तो सभी को छोड़ दिया गया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद। तो फिर दोबारा से 1933 के अंदर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर गांधी जी ने शुरू कर दिया था। तो दोबारा से फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे ही पूरी की पूरी कहानी चलेगी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली। तत्कालीन सरकार के अंदर एक मंत्री हुआ करते थे, राजस्व मंत्री लाजपत राय अलकपुरा, और उसके साथ छतुराम जी आए। तो उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा, आग्रह किया उन्होंने, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से ही इतना प्रेरित थे तो उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि देवीलाल जी के भाई हरियाणा क्षेत्र का हरियाणा क्षेत्र है ना, उसके प्रमुख नेता बन गए थे। 1938 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि चुना गया था। तो राजनीतिक करियर उनका ऐसे ही, मतलब अपने एरिया के एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही जाने माने नेता बन गए थे। हरियाणा जो आज के, पहले पेप्सू हुआ करता था, लेकिन पेप्सू में भी जो आज का 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया हरियाणा का एरिया है, उसके अंदर ये एक जाने माने नेता के रूप में उभर गए थे। चौधरी देवीलाल जी ने आजादी और गुलामी के दोनों दौर देखे थे। पंजाब प्रांत के पहले मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव जी थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। अभी आ जाता है किसानों की बात। तो किसानों की क्या हाल थी, पहले मैं बता देता हूं आपको किसानों की हाल क्या थी उस टाइम पे। क्या था, जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था, भारत के कुछ मतलब लगभग इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो वहां की जमीनें हथियाली थी। वहां की जमीन क्या हो गई थी, अंग्रेजों की हो गई थी। तो अंग्रेज खुद तो खेती करते नहीं थे और अंग्रेजों को कमाई भी चाहिए। जब उन्होंने उस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया तो वहां से कुछ ना कुछ कमाई तो आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बना रखा था, एक सिस्टम बना रखा था। सिस्टम क्या बना रखा था, उन्होंने सारी जमीन जमींदारों को दे दी थी। जमींदार जो वहां के, आप आज के दिन पता है क्या है, आज की जनरेशन जमींदार को और किसान को एक चीज मानती है, लेकिन जमींदार और किसान एक चीज कभी भी नहीं रहे हैं। किसान होते थे जो रियल में खेती करते थे नीचे, और जमींदार होते थे कि जो खेती को पट्टे पे देते थे। जमींदार तो खेती के मालिक हुआ करते थे, लेकिन किसान कभी भी खेती के मालिक नहीं हुए हैं। मुझार बोला जाता था उस टाइम पे। मुझार क्या होता था कि जमींदारों से खेती जमीन है ना किराए पे लेकर के एक प्रकार से, और उसके अंदर खेती करते थे। जमीन, बीज वो खुद बोते थे, मेहनत वो खुद करते थे, हल वो खुद चलाते थे, सारा काम वो करते थे, कटाई वो खुद करते थे। और उसका आधे से 2/3 भाग तक जमींदार को देना पड़ता था। तो वह जमींदार क्या करता था, उस फसल का कुछ भाग रख लेता था और अंग्रेजों को जमींदार टैक्स दिया करते थे। तो डायरेक्ट किसानों से इन्वॉल्वमेंट किसानों का अंग्रेजों का नहीं था कभी भी। वो सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट जमींदारों के साथ था। और जमींदार क्या करते थे, बड़े बड़े जमींदार थे, वो किसानों को पट्टे पे दे दिया करते थे। तो किसान बहुत परेशान थे। किसानों की हालत में उस टाइम पे आपको बता दूं कि क्या हुआ करती थी। जब पूरी फसल होने के बाद उसकी कटाई हो जाती थी और फसल का ढेर लग जाता था ना, पूरे निकाल लेते थे। पर निकालने के बाद फसल का ढेर लग जाता था तो उसके ऊपर छाप लगा देते थे जमींदार के हाथ में। और उस छाप को अगर किसी किसान ने मिटा भी दिया ना, या मिट भी गया, तो उस किसान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल दिया करते थे, जेल में डाल दिया जाता था। अगर कोई भी किसान, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी तो आ रहा होगा कि जी किसान विरोध क्यों नहीं करते थे, कि उनके मना क्यों नहीं करते थे कि हम नहीं देंगे जी, मेहनत हम करते हैं, बीज हम बोते हैं, सारा काम हम करते, तो मना क्यों नहीं करते थे। तो भाई उस टाइम पे कानून ही ऐसे बने हुए थे, कानून ही नहीं उस टाइम पे ऐसे बने हुए थे। अगर आप
जमींदारों को हिस्सा देने से मना कर देते हैं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, 2-2 साल तक जेल होती थी उसको। और उनसे उन किसानों से वो जमीन छीन ली जाती थी और दूसरे किसानों को दे दी जाती थी, तो उनको बेघर कर दिया जाता था। इस तरीके के हालत थे। तो क्या हुआ, चौधरी देवीलाल जी इस प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल भी उनको मतलब अच्छा नहीं लगता था कि किसानों की इतनी तगड़ी हालत थी। तो ऐसे ही जब 1947 के बाद जब आज़ाद हो गया तो यूं की यूं प्रथा चलती रही। इस प्रथा में कोई चेंज नहीं आया। और चेंज ना आने की वजह से क्या हुआ कि पंजाब, पहले पंजाब प्रांत हुआ करता था, क्या था पंजाब, पहले पेप्सू हुआ करता था। तो पेप्सू के पहले मुख्यमंत्री 1948 के करीब, 1948 में पहले मुख्यमंत्री बने थे गोपीचंद भार्गव जी। तो गोपीचंद भार्गव जी का क्या हुआ, चौटाला में एक दौरा हुआ। तो चौटाला में दौरा हुआ तो वहां के शिवकरण गोदारा जी थे, जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत ही जाने माने जमींदार थे वहां के, जो किसानों को पट्टे पे जमीन दिया दिया करते थे। तो उस टाइम नई नई जेल काट के आए थे चौधरी देवीलाल जी। तो एक उन्होंने पूरी तरीके से एक सियासी विद्रोह किया उनका कि गोपीचंद भार्गव जी इनके घर पे, क्योंकि उन्होंने गोपीचंद भार्गव जी ने, जो गोदारा जी थे शिवकरण गोदारा जी के घर पे खाना खाने का तय हुआ था कि इनके घर पे वो खाना खाएंगे। तो सियासी विद्रोह किया देवीलाल जी ने। तो क्या हुआ कि वो खाना टाल दिया कि भार्गव जी ने उनके घर पे, शिवकरण गोदारा जी के घर पे खाना नहीं खाया। तो उस टाइम पे जो मुजहार होते थे, जो किसान होते थे, उन्होंने, उनके अंदर उम्मीद जागी और उन्होंने जश्न मनाया कि ये तो बहुत अच्छा काम हुआ कि जमींदार का विरोध हुआ है, एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी एक जमींदार के घर पे खाना नहीं खा के गया, इसका मतलब हमारा अच्छा टाइम आने वाला है। और एक भगवान टाइप की इमेज बन गई थी, भगवान टाइप की तो नहीं कह सकते, एक उम्मीद की किरण बन गई थी कि भाई कैसे देवीलाल जी ने एक उनका विरोध करके, और गोपीचंद भार्गव जी है उनको शिवकरण जी के घर खाना नहीं खाने दिया। तो उस टाइम पे किसानों को देवीलाल जी से बड़ी उम्मीद होने लगी थी, क्योंकि वो हर जगह किसानों की ही बात करते थे। एक हकीम चंद चरणदास जी थे, उस टाइम पे बीकानेर के किसानों की दशा की का एक मुआयना करने के लिए बीकानेर के अंदर गए हुए थे। तो आते आते वो चौटाला में आए। तो हकीम चंद चरणदास जी बेचारे बुजुर्ग आदमी थे और वो देवीलाल जी से मिलते हैं। तो देवीलाल जी को वो एक बड़ी ही मतलब दुर्दशा वाली कहानी उन्होंने किसानों की सुनाई और बोला कि, उन्होंने बोला कि देवीलाल देखो यार, आज़ादी का क्या मतलब है किसानों के लिए, किसानों की आज भी क्या हालत है, किसानों के दशा के अंदर चेंज क्या है, उनको क्या फायदा मिला है कि आज़ादी का, कि किसानों की दशा सुधरी हो। वही का वही सिस्टम आज भी चलता आ रहा है। जमींदार लोग पट्टे पे खेती देते हैं, जमींदार लोग उनका अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो फिर देवीलाल जी के दिमाग में भी यही चीज मतलब बैठ गई और उन्होंने, जो हकीमचंद चरणदास जी थे, उनको बोला कि कभी भी मेरी कोई भी जरूरत पड़े किसानों के उपलक्ष्य में तो आप मेरे को बेझिझक याद करिएगा। तो क्या हुआ कि क्या हुआ, जब देवीलाल जी ने पूरा का पूरा मतलब इस आंदोलन की ऐसी नींव छेड़ दी थी, किसानों को इतनी उम्मीद हो गई थी, तो किसान जगह जगह विद्रोह करने लगे थे। बहुत हर जगह विद्रोह होने लगे किसानों के उस एरिया के अंदर, खासकर क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने उनके अंदर में क्रांति बरती थी। तो क्या हुआ था कि किसानों ने क्या कर दिया कि जमींदार के जो आदमी आते थे फसल का बंटवारा करने की, ये इस जमींदार के हिस्से की फसल है, ये आपके हिस्से की फसल है, ये हिस्सा बांटने आते थे, उनसे बिना बताए किसानों ने वहां से फसल उठाना चालू कर दिया। तो जमींदारों में तो गुस्सा फटना ही था। जमींदारों में गुस्सा फटा तो उन्होंने क्या करा कि प्रशासन उनके पक्ष में हमेशा रहता था, जमींदारों के पक्ष में, क्योंकि ताकतवर आदमी वहां पर भी जमींदार लोग ही, ताकतवर लोग ही बैठे थे। तो ताकतवर लोगों की मदद करते ही हैं, तो प्रशासन से हमेशा जमींदार लोगों को उम्मीद रहती थी। तो क्या हुआ कि जमींदार लोग प्रशासन की मदद लेते थे, तो लोगों को क्या हुआ, गिरफ्तार करना चालू कर दिया और उनकी प्रशासन की मदद से, और उनकी जमीन छीननी जाने लगी। तो देवीलाल जी ने इनका भी विरोध किया, पूरा का पूरा आंदोलन किया उन्होंने। और
कई बार वहां जो किसानों को जेल में डाला गया था विरोध करने के ऊपर, तो देवीलाल जी ने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई। तो किसानों को लगता था कि देवीलाल जी हमारी हमारी दशा ना कुछ सुधार के कभी न कभी तो सुधारेंगे, मतलब हमारी दशा सुधार देंगे। उनको देवीलाल जी से पूरी की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि वो इस तरीके से बोलते थे और वो बैठकों में भी जाते थे। क्या था कि चौधरी देवीलाल जी थे और उनके जो भाई थे वो राजनीति में पूरा इन्वॉल्व थे, उनके पास बातें तो पहुंच ही जाती थी और उनको कहीं न कहीं पता चल गया था कि हर बैठक के अंदर, आसपास के गांव की हर बैठक के अंदर उनका जिक्र होता है, क्योंकि वो किसानों को उस टाइम पे वहां का एरिया में पूरा तबका किसानों का था, तो किसानों को उनसे उम्मीद थी। तो क्या करते थे, वो बैठकों में हुक्का पीने चले जाया करते थे और वहां की दशा समझते थे लोगों से। तो एक प्रकार से आप ये मानो कि उनके साथ बैठक में बैठते थे, तो लोगों के अंदर एक जननायक की भाई हाँ ये एक अच्छी इमेज बन गई थी पूरी की पूरी उनकी, कि हमारी दशा देवीलाल जी सुधार सकते हैं। एक बार चौटाला में ना उन्होंने बड़ा ही बड़ी आंदोलन किया था। एक और स्टोरी है। एक और स्टोरी क्या है कि क्या होता था कि सिंचाई के साधन पहले इतने नहीं होते ही नहीं थे लगभग। एक ये पश्चिम यमुना नहर भी नहर निकाली गई थी, तो सारी की सारी हरियाणा की जो सिरसा साइड की फसल है पूरी की पूरी निर्भर रहती थी बारिश के ऊपर। तो बारिश के ऊपर निर्भर रहती थी, तो हर गांव में जोड़ खोदे जाते थे। जोड़ का मतलब तो आपको पता ही है। और जो भी जिस गांव में भी जितना बड़ा जोड़ होता था उसको उतना ही समृद्ध माना जाता था, क्योंकि उसके अंदर बारिश का पानी उतना ही इकट्ठा होता था और वही पानी फिर पीने के लिए, नहाने के लिए और खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उस टाइम पे शादी भी की जाती थी अपनी लड़की की, तो ये देख के की जाती थी उस एरिया के अंदर कि किस गांव में कितना बड़ा जोड़ है और कितना गांव के कितना पास है, कहीं उनकी लड़की को बहुत दूर पानी लेने के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा। तो उस टाइम के ऊपर ये दशा थी। तो ये दशा सुधारने के लिए देवीलाल जी ने बहुत मेहनत करी। उन्होंने क्या करा कि वहां के चौटाला गांव की ही ये पूरी पूरी कहानी है। तो उन्होंने वहां के जमींदारों से बिना बताए एक प्लान बना लिया। तो उन्होंने एक समिति बनाई। उस समिति में क्या करा, उस समिति में 25 लोगों की एक समिति बनाई। तो हर साल जोड़ तो खुदता ही था, क्योंकि बारिश का पानी जब भर जाता था तो बारिश का पानी खाली होने के बाद उसके अंदर मिट्टी जमा हो जाती थी, तो जोड़ तो खुदता ही था। और ना उस टाइम पे ट्रैक्टरों के साधन हुआ करते थे, उस टाइम तो बैल बुगी हुआ करते थे, तो आदमियों को ही खोदना पड़ता था जोड़। तो क्या होता था उस टाइम पे, जोड़ भी क्या थे, किसान लोग ही खोदा करते थे। जो मुजाहर होते थे, जहां भी मैं किसान बोलूं वहां मुजाहर समझ जाना, और जहां मुजाहर बोलूं वहां किसान समझ जाना आप। तो मुजाहर ही खोदा करते थे। और एक क्या था कि एक डकैत टाइप के आदमी, एक रखेल टाइप के आदमी, जो रखवाले होते थे, जमींदारों के रखवाले टाइप के आदमी भी गांव में रहते थे। वो क्या करते थे, पूरे ठाकुरों के, वहां के ठाकुरों के, उनके जमींदारों के घर में जाते थे और उनके पशुओं की सेवा करते थे, उनके लिए चारा लेके आते थे और उनकी पूरा का पूरा घर का काम करते थे। तो क्या करा, चौधरी देवीलाल जी ने वह समिति बनाई और समिति के अंदर जो वो रखवाले थे, जमींदारों के, ठाकुरों के रखवाले थे, उनका नाम भी डलवा दिया। तो उनका नाम डलवा दिया तो जमींदारों का तो राजस्व, जमींदार तो ताकतवर थे ही। तो जो रखवाले थे उन्होंने जाके बताया जमींदारों को कि जी ऐसे ऐसे हमारा जोड़ खुदाई के अंदर नाम डलवा रखा है, तो अगर हम जोड़ खोदने चले जाएंगे तो आपके घर का काम कौन करेगा। तो क्या करा, जमींदारों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मना कर दिया कि मत जाना, तुम लोग नहीं खोदने के लिए नहीं जाना है। ये चौटाला गांव की ही घटना है। तो क्या हुआ, अगले दिन देवीलाल जी के कहने पर जमींदारों उन्होंने किसानों को बोला कि उन जो रखवाले हैं उनको कुएं पर से पानी न भरने दिया जाए। तो क्या करता, वहां के किसानों ने जब वो पानी भरने के लिए कुएं पे आए तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम लोग तो यार जोड़ खुदाई करने के लिए आए ही नहीं। और उस समिति के अंदर एक ये भी हुआ था कि
लगभग 700 रुपये चंदा किया गया था। चंदा किया गया था तो 700 रुपये तो चौधरी देवीलाल जी के परिवार ने अपनी जेब से दिए थे और 6000 जमींदारों से चंदा करवाया गया था। तो जोड़ खुदाई की गई थी ताकि जो जोड़ खोदते हैं उनको पैसा दिया जा सके, जो जो खर्चा लगा है दिहाड़ी के तौर पे या खाने के तौर पे, उस टाइम पे जो लेबर लगती थी, लेबर की कॉस्ट थी, वो पूरी की पूरी दिए जा सके। तो पूरा चंदा इकट्ठा करवाया था उन्होंने। तो क्या हुआ फिर, किसानों ने जो रखवाले थे उनको कुएं पर से पानी भरने के लिए मना कर दिया। तो क्या हुआ कि वो जमींदारों के पास तो उन्होंने जाना ही था कि जी ऐसे ऐसे हमको कुएं पे पानी भरने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में इतनी ये हुई कि जमींदारों को भी मानना पड़ा कि भाई चलो जाओ और आप जोड़ खुदवा दो। तो उन्होंने उस टाइम पे भी किसानों की जीत हुई। तो किसानों को बड़ी उम्मीद दिखने लगी कि भाई हाँ अब हमारी सिचुएशन कुछ सुधर सकती है। तो किसानों ने अब क्या किया कि किसानों की मांगे रहती थी कि मालिकाना हक हमको जमीन के ऊपर दे दिया जाए, क्योंकि मालिकाना हक तो था ही नहीं, वो तो बस खेती करते थे और उस खेती में जितनी भी पैदावार होती थी उसका हिस्सा जमींदारों में और किसानों में बढ़ जाता था और किसान के हाथ में तो बहुत ही कम आता था। वो बिना मेहनत, जमींदार बिना मेहनत किए ही आधी फसल ले जाते थे। तो किसानों ने ऐसे ही पूरा का पूरा किसानों का एक बैकग्राउंड समझ के देवीलाल जी ने पूरा राजनीति अपनी किसानों के ऊपर ही करनी शुरू कर दी कि मैं किसानों की दशा सुधारूंगा। ये किसानों की जो हालत है वहाँ के एरिया के अंदर मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और किसानों की हालत अगर सुधरेगी तो इस देश का विकास होगा। और इस देश का विकास तभी होगा जब यहाँ का, क्योंकि लगभग यहाँ पे किसान ही रहते हैं, तो किसानों की सिचुएशन सुधरेगी और गांव की सिचुएशन भी तभी सुधरेगी जब किसानों का विकास होगा, क्योंकि गांव के लोग तो अधिकतर खेती ही करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1952 में पहले इलेक्शन हुए देश के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो चौधरी देवीलाल जी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, वही आगे जाके नींव रखता है, वही पार्टी आगे जाके बनती है भारतीय लोक दल, और भारतीय लोक दल में से ही जनता दल निकलती है और उसी में से इंडियन नेशनल लोक दल निकलती है। जब हरियाणा की राजनीति के अंदर आए, क्योंकि 1966 के अंदर हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था, तो हरियाणा की राजनीति के ऊपर फिर प्रभाव जमाने की देवीलाल जी ने कोशिश करी। हरियाणा की राजनीति के अंदर देवीलाल जी ने जब प्रभाव जमाने की कोशिश करी तो वही ऐसे ही किसानों की हालत के ऊपर, किसानों के ऊपर बात करते थे। शुरू में पंडित भगवत दयाल शर्मा जी जब मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम पे भी उनका यही अपोजिशन का वो काम करते थे। फिर क्या हुआ कि उनके जीवन के अंदर मेन इंटरवल आया 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई तो जो वहां के देश की जनता थी उसके दिमाग के अंदर कांग्रेस के प्रति एंटी एक धारणा बन गई थी कि अब तो किस सत्ता से बाहर करना है। तो क्या हुआ, जब 1977 के अंदर इमरजेंसी हटी तो दोनों तरफ से तख्ता पलट हुआ था। दोनों तख्ता पलट हरियाणा से भी हुआ था और केंद्र से भी हुआ था। केंद्र में जनता दल की सरकार आई थी। जब इमरजेंसी हटी तो एक जो कांग्रेस के प्रति लोगों का जो क्रोध था वो क्रोध बिल्कुल पीक पर था। तो चौधरी देवीलाल जी को कांग्रेस के बंसीलाल के खिलाफ मैदान में उतारा गया। तो क्या हुआ कि 75 सीटें उस टाइम के ऊपर पूरी क्या थी, 78 सीट थी, अभी तो 90 हो गई है विधानसभा के अंदर। उस टाइम पे 78 सीट थी, तो 78 में से 75 सीट देवीलाल जी ने जीती थी और मुख्यमंत्री बन गए थे। वो मुख्यमंत्री बनने के दौरान उन्होंने पूरे गांवों के रोड बनवाए, गांवों का विकास के ऊपर ध्यान दिया, किसानों के विकास के ऊपर ध्यान दिया। तो 1977 से 1969 तक उन्होंने बहुत ही अच्छे काम करे और वो मैक्सिमम जो काम करते थे किसानों को लेके करते थे। और वहाँ के जो ग्रामीण एरिया को वो ज्यादा महत्व देते थे। क्या हुआ, 1979 के अंदर सेंटर की भी सरकार गिर गई थी
और हरियाणा की भी सरकार गई थी, वो अंदरूनी कलह से गिर गई थी जनता पार्टी की सरकार। और जनता पार्टी से ही फिर वो आगे बीजेपी बनी, और बीजेपी का और इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा के अंदर गठबंधन हो गया था। और वो गठबंधन में आगे 1900 ऐसे चलता रहा, तो 1987 के अंदर गठबंधन में इलेक्शन लड़ते हैं वो। तो इसके बीच में एक और चीज होती है कि 1982 के अंदर क्या होता है कि किसी की भी सरकार नहीं आती। इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है कि 1982 के अंदर जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों मिलके इलेक्शन लड़ती हैं, गठबंधन में इलेक्शन लड़ती हैं। तो गठबंधन में इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या होता है कि 31 सीट तो आती हैं इंडियन नेशनल लोकदल की, 6 सीटें आती हैं जनता पार्टी की, और 36 सीटें टोटल आती हैं कांग्रेस पार्टी की, 16 सीटें आती हैं निर्दलीयों की। सॉरी, जनता पार्टी की एक ही सीट आई थी, मैं गलत बोल गया थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटें आती हैं, 31 सीटें आती हैं इंडियन नेशनल लोकदल की, और एक सीट आती है जनता दल की, और 16 सीटें पे निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाते हैं। तो क्या होता है कि उस टाइम पे तपासे जी राज्यपाल हुआ करते थे, बीडी तपासे जी। तो क्या होता है कि शनिवार का टाइम था, तो शनिवार को वो राज्यपाल जी से दिल्ली मिलने पहुंचते हैं और बोलते हैं कि जी हमको सरकार बनानी है। उस टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा, उन्होंने भी यही बोला था कि जो सबसे ज्यादा सीटों वाला जो गठबंधन है या जो भी दल है उसको सरकार बनाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि गठबंधन की सीटें हो रही थी 37 और 36 हो रही थी कांग्रेस की। तो वो चौधरी देवीलाल जी ने दावा भी किया था कि मेरे पास 45 विधायक हैं, तो वो 45 विधायक हैं, तो मैं सोमवार को अपना बहुमत साबित कर दूंगा। तो तपासे जी ने उनको सोमवार को बुला लिया चंडीगढ़ भवन के अंदर कि आप आ जाना और अपना बहुमत साबित कर देना। मंडे को आ जाना और आप बहुमत साबित कर देना। तो बहुमत साबित तो हो कहाँ से होगा भाई? उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और इंदिरा गांधी जी का पूरा दबदबा चलता था उस टाइम के ऊपर। तो सेंटर में, और बताते हैं कि जो बीडी तपासे जी थे उनको वो इंदिरा गांधी जी के पिट्ठू ही बोला जाता था उनको। तो उन्होंने क्या करा, रविवार को ही भजनलाल जी को बुला लिया और उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी बिना बहुमत साबित करे। तो बाद में जब मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, तो जो 16 के 16 निर्दलीय उम्मीदवार थे वो उनको सरकार के साथ जाना ही था। अगर देवीलाल जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते तो वो निर्दलीय विधायक उसके साथ जाके उनके साथ जाके मिल जाते। तो क्या हुआ, ऐसा ही बोला जाता है कि कहने में सुनने में, जैसे हम तो उस टाइम पे थे नहीं, ऐसा बोला जाता है कि वो दिल्ली जाते हैं जहां पे राज्यपाल का भवन था, राज्यपाल के भवन, चंडीगढ़ जाते हैं राज्यपाल के भवन के ऊपर, और उनको खरी खोटी सुनाते हैं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे को मंडे को बुलाया, आपने रविवार को शपथ दिला दी है, तो संविधान का उल्लंघन है। और उनकी ठोडी पे हाथ रख के बोलते हैं कि आपने गलत नहीं किया, जो जनता ने जो बहुमत दिया है ये उसका पक्ष नहीं है बिल्कुल भी। तो उन्होंने ऐसे ठोडी पे हाथ रखा, तो ठोडी से हाथ तपासी जी ने हटाया, तो उन्होंने मुंह पे थप्पड़ दे मारा। तो राज्यपाल जी को उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो ले गए थे, नहीं तो बोला जाता है कि उस टाइम पे और भी दिक्कतें हो सकती थी, वो लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। ऐसे ही चौधरी देवीलाल जी को एक गद्दार नेता बोला जाता था हरियाणा का, मतलब एक प्रकार से अग्रेसिव नेता। तो क्या होता है कि 1987 में फिर से इलेक्शन होते हैं, तो चौधरी देवीलाल जी 60 सीटों से पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेते हैं। तो चौधरी देवीलाल जी उस टाइम पे बड़ा मतलब अग्रेसिव मोड में काम करते हैं, वो किसानों का कर्जा तक माफ करते हैं। उस टाइम पे हरियाणा में पहली बार हुआ था कि किसानों का कर्जा माफ हुआ था। 500 करोड़ किसानों का कर्जा चौधरी देवीलाल जी ने माफ करा था। तो क्या होता है कि 1989 में फिर से सरकार बदल जाती है। 1989 में सरकार बदल जाती है, फिर से भारतीय जनता पार्टी, जैसे जिसको जनता दल बोलते हैं, उसकी सरकार आ जाती है। तो चौधरी देवीलाल जी को
उप प्रधानमंत्री बनने का न्योता आता है, तो उप प्रधानमंत्री बनने का न्योता आता है तो वो सोचते हैं कि वो उप प्रधानमंत्री बनने का न्योता आता है तो वो अपने पद से इस्तीफा देके और उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और क्या सोचते हैं, अब ये ना एक बहुत ही खतरनाक कहानी आने वाली है जिसका दाग पूरे के पूरे करियर के उनके ऊपर आज भी लगता है। तो 1989 में क्या करते हैं, वो अपने पद से इस्तीफा देके, और महम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस टाइम पे। महम से लगातार उन्होंने 3 बार इलेक्शन लड़ा था। तो तीसरी बार वो वहां से विजयी थे। तो वो क्या करते हैं कि उनकी सीट खाली हो जाती है, पद से इस्तीफा देते हैं। तो पद से इस्तीफा देने के बाद वो क्या करते हैं कि महम में ना एक ऐतिहासिक चौबीसी का चबूतरा बोलते हैं, चौबीसी उसको बोलते हैं कि 24 गांव की वहां पे पंचायत होती है, उस गांव उसके आसपास के एरिए के अंदर 24 गांव आते हैं। और चबूतरा उसको इसलिए बोलते हैं कि 1857 में ऐतिहासिक चबूतरा उसको इसलिए बोलते हैं कि 1857 में जो भी लोग शहीद हुए थे, जो भी तो उनका आसपास के गांव के जो लोग शहीद हुए थे उनको यहाँ दफनाया गया था। तो उसको इसलिए महम के चबूतरे को ऐतिहासिक चौबीसी का चबूतरा इसलिए बोला जाता है। तो उसके ऊपर महापंचायतें होती थी कि जो 24 गांव की पंचायत है वो निर्णय लिया करती थी। जब चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बन गए थे तो उप प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हुआ कि अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, तो क्या कर दिया, चौधरी देवीलाल जी ने ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम आगे कर दिया। नाम आगे करने के बाद क्या होना था कि वो लोग पूछने लगे कि जी आप अपने परिवार को क्यों बढ़ा रहे हो, उससे पूछता था कोई भी, तो वही बोलते थे और क्या पाकिस्तान से फिर पाकिस्तान के नेता उतारो क्या मैदान में अगर मैं अपना परिवार नहीं बढ़ाऊं, तो ऐसे ऐसे जवाब देते थे वो। एक महम के एमएलए भी रहे हैं कई बार, अभी उनके पुत्र एमएलए हैं महम विधानसभा से ही, आनंद सिंह दांगी। आनंद सिंह दांगी का एक बड़ा ही बढ़िया किस्सा आता है, बड़ा ही खतरनाक किस्सा आता है। क्या होता है, पहले जो आनंद सिंह दांगी थे वो चौधरी देवीलाल के सपोर्टर हुआ करते थे। जब भी इलेक्शन होता था तो सारा का सारा इलेक्शन कंट्रोल आनंद सिंह दांगी करते थे। वो खुद अपने, कई आप सुनोगे ना, अगर उनका पूरा का पूरा कोई भी अगर बयान होगा या कोई न कोई इंटरव्यू होगा उनका पूरा सुनोगे तो खुद बोलते हैं कि पूरी की पूरी राजनीति महम की वो खुद कंट्रोल किया करते थे। चौधरी देवीलाल जी को तो बस बताया जाता था कि वो वहां से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। कंट्रोल सारा का सारा, कहाँ से पैसा आता था, कैसे आता था, क्यों आता था, तो आनंद सिंह दांगी करते थे। तो आनंद सिंह दांगी का जब चौधरी देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया तो महम की पंचायत थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि आनंद सिंह दांगी जी का नाम आगे करना चाहिए क्योंकि मौका भी आया है। तो जब मौका आता है तो राजनीति पे आनंद सिंह दांगी की ही बहुत ज्यादा पकड़ थी। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जगह महम की पंचायत ने डिसीजन लिया कि क्यों ना आनंद सिंह दांगी को चुनावी मैदान में उतारा जाए और उनको इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से चुनाव लड़ने दिया जाए। तो क्या हुआ कि लगभग 2500 आदमी, बोलते हैं कि 2500 आदमियों को लेकर के पंचायत में ये फैसला भी हुआ कि आप आदमियों को लेके जाओ और चौधरी देवीलाल जी को बोलो कि हमने ये निर्णय लिया है कि आनंद सिंह दांगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे तो वो पूरे 2500 आदमियों को आनंद सिंह दांगी दिल्ली लेके चलते हैं उनके भवन में। तो दिल्ली में क्या होता है कि अग्रेसिव मोड में जवाब दे देते हैं कि महम की जनता का बहन तो मैं निकाल दूंगा, मैं नहीं मानता किसी महम की पंचायत को, ऐसा करके। और वो जबरदस्ती ओम प्रकाश चौटाला जी को वहां से इलेक्शन लड़वाना चाहते थे और उन्होंने जबरदस्ती उतारा भी मैदान में। तो क्या हुआ फिर, चौधरी देवीलाल जी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राजनीति वाले आदमियों का इतना दबदबा हुआ करता था कि कोई भी इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ने की हिम्मत करता था। तो क्या कर दिया कि महम की पंचायत ने जब डिसीजन लिया कि आनंद सिंह दागी को चुनावी मैदान में उतारा जाए और
चौधरी देवीलाल जी ने उसको नकार दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र ही ओम प्रकाश चौटाला जी को ही मैं इलेक्शन लड़वाऊंगा। तो क्या करा कि आनंद सिंह दांगी को निर्दलीय मैदान में उतार दिया कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़ो तुम। अगर वो महम की जनता का, महम की पंचायत का अगर सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हम पंचायत की सहमति से आनंद सिंह दांगी महम से चुनाव निर्दलीय से लड़ेंगे। जब निर्दलीय उनको सीट पे उतारा गया तो बूथ कैप्चरिंग तक क्या करा कि इलेक्शन ओम प्रकाश चौटाला जी को उतारा गया तो इलेक्शन कंट्रोल करने के इल्जाम लगते हैं। वहां पे क्या होता है कि उनके जो पोत्र थे, चौधरी देवीलाल जी के पोत्र थे अभय सिंह चौटाला जी, तो वो क्या जाते हैं बूथों पे जाते हैं और जो आनंद सिंह दांगी के सपोर्टर थे उनको वोट तक नहीं डालने देते हैं। वहां प्रशासन आता, गोलियां भी चलती हैं, बहुत सारी जानें भी जाती हैं वहां पे। और क्या होता है कि वहां की जनता इतनी भड़क गई थी कि वो जो उनको पता चल गया था कि यहाँ पे चौधरी देवीलाल जी के पुत्र अभय सिंह चौटाला जी हैं और वो उनको बख्शेगी नहीं। तो क्या होता है, अभय सिंह चौटाला जी वहां पे छिप जाते हैं और वहां के एक कांस्टेबल थे उसकी वर्दी वो निकलवा के खुद पहन लेते हैं और उनको अभय सिंह चौटाला जी की वर्दी पहना के और अंदर मैदान के अंदर भेज देते हैं। तो जनता क्या करती है, उनको मार देती है। तो इतना तगड़ा खतरनाक मंजर हुआ था और जो अभय सिंह चौटाला जी है वहां से बच के निकल जाते हैं। और उस टाइम पे ये भी बोला जाता है कि ये कहानी भी सुनी जाती है कि चौधरी देवीलाल जी ने ये तक बयान दे दिया था, ये तक कह दिया था कि कितनी भी लाशें बिछा दो उनका पोता बचना चाहिए, उनके पोते को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तो इसको लेके जनता पूरी महम की पूरी जनता भड़क जाती है। तो फिर क्या होता है कि बूथ कैप्चरिंग के चलते उस चुनाव आयोग ने वो जो पूरा का पूरा इलेक्शन है पूरा का पूरा इलीगल डिक्लेयर कर दिया था और दोबारा से फिर से 1990 के अंदर वहां पे इलेक्शन करवाया गया। तो फिर से ओम प्रकाश चौटाला जी वहां से इलेक्शन लड़ने की जिद पे अड़े हुए थे, लेकिन मना करने के बावजूद, कुछ सलाहकारों के मना करने के बावजूद उन्होंने क्या करा, एक अमीर सिंह नाम, क्या हुआ अल्फाबेट के हिसाब से क्या होता था कि जब आनंद सिंह दांगी था उनका तो शेर का चुनाव चिन्ह था और उस टाइम पे जो ओम प्रकाश चौटाला जी जिस कैप्शन पे लड़े थे, जिस चुनाव चिन्ह पे लड़े थे वो था उनका चक्कर का निशान था। तो एक अल्फाबेट का एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो अल्फाबेट में पहले आएगा उस टाइम पे तो उसी को शेर का चुनाव चिन्ह मिलेगा। तो क्या था कि अमीर सिंह जी को उतारा गया अल्फाबेट में ताकि आनंद दांगी से पहले उनका नाम आए अल्फाबेट में और शेर का चुनाव चिन्ह उनको मिल जाए। लेकिन ऐसा फिर क्या होता है कि चुनाव चिन्ह तो उनको मिल जाता है लेकिन आनंद सिंह दांगी को छतरी का चुनाव चिन्ह मिल जाता है। तो छतरी में भी फिर छतरी का चुनाव चिन्ह भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि लोग बोलने लगे कि छतरी 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 छतरी, तो मतलब एक चौधरी टाइप का एक वर्ड होता है छतरी। तो उसके बाद भी फिर थोड़ा सा कि इलेक्शन कमीशन के साथ बहस होती है, सारा पावर का इस्तेमाल किया जाता है, तो बाद में कमल का निशान आनंद सिंह दांगी जी को मिलता है। इस बीच में क्या होता है कि आमिर सिंह जी जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से चुनाव लड़े थे उनकी लाश भिवानी में मिलती है। तो क्या अब बोला जाता है कि जो आनंद सिंह दांगी जी हैं उन्होंने आमिर सिंह जी को मरवा दिया। तो क्या करते हैं कि उस टाइम पे लोकदल की सरकार तो थी ही, तो आनंद सिंह दांगी जी के घर पे पुलिस भेजी जाती है, पूरी पुलिस फोर्स, और वहां की जनता आनंद सिंह दांगी जी के पक्ष में जाके खड़ी हो जाती है। तो वहां पर भी गोलियां चलती हैं, चारों तरफ से घर को घेर लिया जाता है। तो आनंद सिंह दांगी जी इंटरव्यू में बताते भी हैं कि तीसरी मंजिल से कूदकर आनंद सिंह दांगी जी ने उस टाइम पे जान बचाई थी। तो बाद में इसके ऊपर पूरी की पूरी कमेटी गठित करी जाती है। तो कुछ खास निकल के आता नहीं है कि किसने डेथ करवाई थी, उनकी हत्या करवाई थी। तो एक बीच में एक सीबीआई जांच में ये भी पता चलता है कि खुद इंडियन नेशनल लोकदल ने ही आमिर सिंह जी को मरवाया था, लेकिन फिर
फिर से उस कहानी को दोबारा से छेड़ दिया जाता है। तो अब तक आज तक कुछ क्लियर हो नहीं पाया है कि अमर सिंह जी की हत्या के पीछे खास अमर सिंह जी की हत्या के पीछे खास कारण क्या रहा था, पूरा का पूरा कारण क्या रहा था कि किसने अमर सिंह जी की जो हत्या है वो करवाई थी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये तक जो राजीव गांधी जी की सरकार में थे, राजीव गांधी जी खुद मदीना आते हैं और मदीना आके बोलते हैं कि और वो वहां पे ही जाके आनंद सिंह दांगे जी से आग्रह करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। तो उसी के बाद में ये आनंद सिंह दांगी जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बजाय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही जितने भी लड़े थे इलेक्शन वो लड़े थे। तो पूरा का पूरा क्या होता है कि चौटाला जी के लिए अलग से सीट खाली करवा दी जाती है। जब महम से अमर सिंह जी का नाम दे दिया जाता है तो उचाना कला की सीट ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए खाली करवा ली जाती है। तो दो बार वो उचाना कला से और एक बार नरवाना से भी इलेक्शन लड़ते हैं। उचाना कला से जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो जीत भी जाते हैं, लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो बहुत सारा अपोजिशन का विरोध होता है, बहुत विरोध होता है कि ये मुख्यमंत्री तो ओम प्रकाश चौटाला जी को नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो महम कांड सबके दिमाग में घूम रहा था। तो क्या करते हैं कि देवीलाल जी फिर हटवा देते हैं उनको, जो वहाँ जो सरकार थी वीपी सिंह जी की वो दबाव में आकर उनको हटवा देती है ओम प्रकाश चौटाला जी को और बीडी गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना देती है। फिर क्या होता है, फिर सियासी खेल, कुछ दिन बाद फिर से ओम प्रकाश चौटाला जी को बनाया जाता है, फिर विरोध होता है तो फिर हुकम सिंह जी को बना दिया जाता है और फिर ओम प्रकाश चौटाला जी को बना दिया जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। तो ओम प्रकाश चौटाला जी का कई बार मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो उसके पीछे मेन रीजन ये भी रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये चीजें चलती हैं। तो 1999 में नरवाना सीट से उचाना कला की सीट से भी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, नरवाना सीट से लड़ते हैं और इंडियन नेशनल लोक दल की 1999 में फिर से सरकार आ जाती है। तो उस टाइम के ऊपर उनके ऊपर जेबीटी भर्ती घोटाले के इल्जाम भी लगते हैं। और क्या होता है कि उसी टाइम पे 1999 में जब वो इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार आती है तो उसी टाइम पे जो 10 साल की सजा ओम प्रकाश चौटाला जी ने भुगती, तो उसी इंटरवल की ये कहानी थी। तो क्या होता है कि 6 अप्रैल 2001 को 1998 में क्या था, वो राज्यसभा में चौधरी देवीलाल जी को चुना जाता है। तो वो राज्यसभा पद पर रहते हुए 6 अप्रैल 2001 को क्या होता है कि इस जननायक का निधन हो जाता है। और क्या बोलते हैं ना कि भाई देह निकल जाती है, लेकिन आत्मा तो यूं की यूं रहती है। आज भी लोग चौधरी देवीलाल जी को उनके कामों के लिए जानते हैं। और चौधरी देवीलाल जी का नाम ऐसा ही छोटा नाम नहीं है, उनके नाम पे 2 पार्टियां चलती हैं आज के दिन भी। वो क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी में एक श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कलिदंताय पे न शोष्यति मारुत, कि आत्मा को कुछ नहीं काट सकता है कोई भी, ना हवा काट सकती है, ना चाकू से उसको काटा जा सकता है, और आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, शरीर मरता है। तो क्या है कि जो चौधरी देवीलाल जी है उनकी भी बस शरीर मरा था, आत्मा आज भी जिंदा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में आज भी चौधरी देवीलाल जी की इमेज है। बस एक बीच वाला इंटरवल जो क्या है कि परिवार के लिए जब वो थोड़ा सा उन्होंने परिवार का पक्ष किया, परिवारवाद के ऊपर उनके ऊपर इल्जाम छोड़ दें, तो उनका राजनीतिक करियर बहुत ही अच्छा रहा है। किसानों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो क्या होता है कि 2013 में फिर 2004 से लेके 2014 तक फिर कांग्रेस की सरकार आती है हरियाणा के अंदर। तो 2013 में जब उनके ऊपर केस चलता है तो जेबीटी भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला जी को दोषी पाया जाता है। और 1996 से 2001 के बीच में जो उन्होंने अपनी संपत्ति बता रखी थी, उससे ज्यादा संपत्ति, एक अज्ञात संपत्ति मिलने के भी प्रमाण मिलते हैं। तो उनको 10 साल की सजा मिलती है और 2021 में वो जेल से बाहर आ जाते हैं।
तो इसी बीच में क्या होता है कि 2018 के अंदर, 2019 के अंदर हरियाणा के अंदर इलेक्शन होने थे। 2018 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी बेल पे बाहर थे, तो एक बहुत बड़ी गोहाना के अंदर रैली होती है। तो रैली में क्या करते हैं कि लोग, दुष्यंत चौटाला की इमेज ऐसी बन चुकी थी कि वो उनको देवीलाल जी का पोता सीधा बोला जाता था कि बहुत ही अच्छा बोलता है, बहुत ही अच्छा वक्ता है, बहुत ही अच्छा मतलब एक नेता है। तो एक छवि बन गई थी। तो दोबारा से एक इंडियन नेशनल लोकदल की लोगों के दिमाग के अंदर लहर बनने लगी थी। तो गोहाना में रैली होती है, तो क्या करते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी अभय चौटाला जी का नाम आगे कर देते हैं। वहां की जनता के वहां की जनता, लेकिन वहां की जनता क्या करती है, दुष्यंत चौटाला जी के पक्ष में नारे लगाने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि उससे ओम प्रकाश चौटाला जी थोड़े से निराश होते हैं, क्योंकि वो अभय चौटाला जी को राजनीति में आगे करना चाहते थे। तो क्या होता है कि उसी का नतीजा है कि ये जो दुष्यंत चौटाला जी ने एक नई पार्टी का गठन किया था, जननायक जनता पार्टी। पहले चप्पल का निशान था, आज चाबी के निशान से भी चलती है। और 2019 में वो 10 सीटें भी लेके आती है जननायक जनता पार्टी। और सरकार के साथ बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन बनाकर सरकार में भी रहती है। उप मुख्यमंत्री रहते हैं दुष्यंत चौटाला जी 5 साल। तो अभी फिर क्या होता है कि ये क्या था कि पूरा का पूरा जो जनता ने उनको वोट दिया था, तो जनता मानती है कि हमने तो बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, जननायक जनता पार्टी को। तो वो बीजेपी के साथ ही जाके उन्होंने सरकार बना ली। तो एक दोबारा से फिर इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी है, जो जननायक जनता पार्टी है, उसके खिलाफ लोगों के अंदर फिर से ये बन जाता है कि एंटी बन जाता है। तो आज 0 सीट के ऊपर 2024 में दोबारा से फिर से इलेक्शन हुए थे, तो 0 सीट पे जननायक जनता पार्टी वापस आ जाती है। इंडियन नेशनल लोकदल को हालांकि 2 सीटें मिलती हैं, जो काफी नहीं है। तो आप एक चीज देखोगे कि एक जो आदमी जमीन से उठा है, वो उसका पूरा राजनीतिक करियर कैसे चलता है, एक परिवारवाद के चक्कर में उन्होंने एक हल्का सा परिवारवाद के चक्कर में उन्होंने अपनी पूरे के पूरे राजनीतिक करियर पे कैसे दाग लगवा लिया था। तो और आज जनता जो एक अग्रेसिव मोड है पूरा का पूरा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का या चौटाला परिवार का, वो उनकी राजनीति को कैसे समाप्त कर देता है। अभी हालांकि समाप्त होना तो नहीं बोल सकते हैं, अगर मेहनत करेंगे तो। अगर पार्टी अगर ग्राउंड लेवल पे दोबारा से मेहनत करेगी, लोगों की भावनाओं को समझेगी, अच्छे अच्छे मुद्दे लेके आएगी, तो हरियाणा की जनता उनको फिर से चुनाव के अंदर सीटें देने का काम करेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मानता हूं कि वीडियो की क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी फोन से वीडियो सारी शूट हो रही है, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। मैं बस एज ए नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो बनाता हूं। और खास अच्छी क्वालिटी से रिलेटेड आपका ये मुद्दा भी धीरे धीरे मैं जब थोड़ा सा कैपेबल हो जाऊंगा तो सोल्व करूंगा। और अभी ये शुरुआत है, शुरुआत के हिसाब से मैं अगर आज ये वीडियो ऐसी बनी है, तो आगे वाली वीडियो आप देखोगे तो इससे थोड़ी सी बेटर बनेगी, उससे आगे वाली वीडियो थोड़ी इससे बेटर बनेगी। लेकिन उसके साथ आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं फिर वीडियो बनाने के लिए उत्साहित नहीं होऊंगा, वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं करेगा। अगर आप सपोर्ट करते हो, इस वीडियो पे मैंने टारगेट रखा है 10,000 व्यू का। अगर 10,000 व्यू इस वीडियो पे आ जाते हैं, तो आगे वाली वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। हर वीडियो पे देखोगे तो आप पहली वीडियो से आप मेरे को कंपेयर करोगे, तो हर वीडियो के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे मिलेगा। तो आपसे अभी यही अभी प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और सहयोग करें। धन्यवाद।